गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कुलदीप बीरवाल, प्रवक्ता वाणिज्य, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलायत, डिस्ट्रिक्ट कैथल, आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम 12वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं विकास नामक उपविषय पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रशिक्षण एवं विकास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो आज हम इस विषय के ऊपर आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज हम क्या जानने वाले हैं, आज हम क्या सीखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत? हम सीखेंगे प्रशिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा, प्रशिक्षण की विशेषताएं व आवश्यकताएं, प्रशिक्षण की विधियां, कर्मचारी विकास, और हम चर्चा करेंगे कर्मचारी विकास की आवश्यकताओं पर, और साथ ही साथ हम अपने टॉपिक का अंत करेंगे प्रशिक्षण और विकास में अंतर करके। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। प्रशिक्षण से कर्मचारियों की निपुणता में वृद्धि होती है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति है। तो यहाँ संपत्ति जो है वो कर्मचारियों के लिए कहा गया है। यद्यपि यह संपत्तियां कंपनी के स्थिति विवरण में नहीं दिखती, मतलब जो कंपनी जो है वो वर्ष के अंत में जो बैलेंस शीट बनाती है, जो हमारा वित्तीय विवरण प्रस्तुत करती है, उसके अंदर ये संपत्तियां नहीं दिखती। कौन सी संपत्तियां? कर्मचारियों। फिर भी कंपनी की प्रगति पर इनका बहुत प्रभाव होता है। इसके बावजूद ये कंपनी की प्रगति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन निभाते हैं? कर्मचारी। तो कर्मचारियों का बहुत महत्व होता है हमारी कंपनी में, हमारी फैक्ट्री में। तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उनको प्रशिक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? प्रशिक्षण क्या होता है, आज हम उसके विषय में जान लेते हैं। तो सबसे पहले प्रशिक्षण का अर्थ, हमेशा की तरह परिभाषा से फिलिपो ने क्या कहा? फिलिपो महोदय कह रहे हैं, एक विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान व कौशल में वृद्धि करने के काम को ही प्रशिक्षण कहा जाता है। एक विशेष कार्य को, जो भी कार्य कर्मचारी वो कर रहा है, जो उसका कार्य सौंपा गया है, उसके प्रति उसका ज्ञान बढ़ाना है और उसकी कार्य करने की कुशलता में वृद्धि करनी है, इसी चीज को हम प्रशिक्षण के नाम से जानते हैं। मिस्टर फिलिपो ने ये कहा। फिर दूसरी डेफिनेशन और ले लेते हैं। जूसियस महोदय क्या कह रहे हैं? प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशेष कार्य को पूरा करने के लिए, विशेष कार्य कौन सा है? जो कर्मचारी को दिया गया है, कर्मचारियों की प्रवृत्ति, मतलब वो कार्य के प्रति क्या सोचते हैं, उनकी निपुणताएं, वो कार्य में कितनी कुशलता प्राप्त करते हैं, और कार्य करने की उनके प्रति योग्यता जो उनके अंदर है, उसमें वृद्धि की जाती है। उस प्रक्रिया को हम प्रशिक्षण के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मन में एक प्रश्न ये उठता है कि क्या प्रशिक्षण जरूरी है? क्या इसकी अनिवार्यता क्या है? तो हमें यह समझ लेना जरूरी होगा कि प्रशिक्षण न चाहते हुए भी दिया जाता है। अगर उदाहरण से हम अगर समझने का प्रयास करें तो, यदि एक संस्था कर्मचारियों के प्रशिक्षण की ओर कोई ध्यान नहीं देती है, तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उसने प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय को, खर्चे को बचा लिया है, बल्कि इससे प्रशिक्षण व्यय बढ़ जाता है। कर्मचारी किसी विशेष कार्य को पहले गलत करेंगे, फिर गलती को मालूम करेंगे और उसके बाद गलती को दूर करने का प्रयास करेंगे। यह सब प्रशिक्षण ही है, जो कि वैज्ञानिक ढंग से किए गए प्रशिक्षण से महंगा पड़ता है। इस प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारी समय, साधनों और धन की बर्बादी करते हैं। अतः कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया ही जाना चाहिए, जो कि संस्था और कर्मचारी दोनों के ही हित में होगा। तो हमारी दोनों डेफिनेशन भी यही जो है वो हमारी भूमिका निभा रही हैं, यही बताने का प्रयास कर रही हैं कि प्रशिक्षण जो है वो कर्मचारियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक ट्रेंड वर्कर, ट्रेंड का मतलब जो ट्रेनिंग ले चुका है, जो प्रशिक्षण ले चुका है, वो एक अनट्रेंड वर्कर से, जिसने प्रशिक्षण नहीं लिया है, उसकी अपेक्षा एक उच्च क्वालिटी की वस्तु बना सकता है, कम कॉस्ट पर वस्तु को बना सकता है, और जो है वो कम समय में उसको बना सकता है। ठीक है, तो क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज इसमें नहीं करना पड़ेगा और कम समय में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं बनाएगा। कौन बनाएगा? जो ट्रेनिंग ले चुका है वर्ग का। तो ये हमारा प्रशिक्षण का अर्थ होता है। अब जो है विशेषताएं पढ़ लेते हैं। अगर अर्थ समझने में परेशानी होती है तो विशेषताएं अगर हम अच्छे से समझ लें तो अर्थ बनाया जा सकता है, और अगर अर्थ हमें अच्छे से समझ में आ जाता है तो हम इसकी विशेषताएं बना सकते हैं। चलिए, सबसे पहले इसकी विशेषता, प्रशिक्षण पर खर्च विनियोग है, न कि अपव्यय।
प्रशिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि इस पर किया गया खर्च एक विनियोग के रूप में होता है, यानी कि एक इन्वेस्टमेंट के रूप में होता है, कोई खर्चा नहीं होता। अर्थात प्रशिक्षण पर आज जो खर्चा किया जाएगा संस्था को उसका लाभ कर्मचारियों की बढ़ी हुई कार्यकुशलता के रूप में एक लंबे समय तक मिलता रहेगा। ठीक है, तो एक इन्वेस्टमेंट के रूप में है जो हमें आगे जाकर फ्यूचर में उसका रिटर्न मिलेगा, उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा जो आज हम जो है वो प्रशिक्षण के ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं। तो एक ये सबसे बड़ी विशेषता है प्रशिक्षण की। दूसरा आ जाता है हमारा विशेष कार्य से संबंधित। प्रशिक्षण का अभिप्राय कर्मचारियों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना नहीं होता, बल्कि इसके द्वारा उनको किसी विशेष कार्य में निपुण बनाया जाता है। हमारी दोनों ही डेफिनेशन के अंदर विशेष कार्य का जिक्र किया गया था, वो कार्य जो कर्मचारी फ्यूचर में करने वाला है, तो वो उस विशेष कार्य से संबंधित प्रशिक्षण होता है। फिर संस्था और कर्मचारी दोनों के लिए लाभदायक होता है। प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे संस्था और कर्मचारी दोनों को ही लाभ प्राप्त होता है। एक और जहां संस्था का कम लागत में अधिक उत्पादन होना शुरू हो जाता है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ने से वे कम समय में अधिक और बहुत अच्छा उत्पादन अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करके करना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है वो, जब हम किसी कार्य को करने का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें इन फ्यूचर होने वाली दुर्घटनाओं में जो है वो बहुत अधिक कमी आ जाती है। तो ये एक बेनिफिट मिल रहा है दोनों को। हम सभी जानते हैं कि अगर हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो हम वस्तु की कीमत बढ़ाने के बजाय उसकी लागत कम करने पर अगर प्रयास करें तो हम मार्केट में अच्छे ढंग से स्टैंड कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को बिना वस्तु की कीमत बढ़ाए भी बढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा आ जाता है सतत प्रक्रिया, यानी कि लगातार जो चलती है प्रक्रिया। प्रशिक्षण कोई एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो किसी कर्मचारी को हमेशा के लिए एक ही बार में कार्य संबंधी पूर्ण ज्ञान प्रदान कर दे। संस्था में जब भी कोई नई कार्यविधि आएगी, कोई नई टेक्निक हम जो है वो प्रयोग करेंगे, तो प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस होगी। अर्थात जब जब व्यवसाय में कोई भी परिवर्तन होता है तब तब प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और व्यवसाय में परिवर्तन होते रहते हैं समय समय पर, तो प्रशिक्षण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अगला पॉइंट हमारा प्रशिक्षण तथा विकास में अंतर होता है। प्रशिक्षण का जो अर्थ होता है वो कर्मचारियों के विशेष कार्य में निपुण बनाना होता है, जबकि विकास के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में जानकारी प्रदान करना होता है। इसमें डिफरेंशिएट हम बाद में भी करेंगे, तो अभी थोड़ा सा ही इसका इंट्रोडक्शन है सिर्फ इस पॉइंट का। प्रशिक्षण सभी सत्रों के कर्मचारियों के लिए जरूरी होता है, जबकि विकास की आवश्यकता प्रबंधकीय वर्ग के लिए अपेक्षाकृत अधिक महसूस होती है। तो हम डिफरेंस जब लास्ट में पढ़ेंगे इस टॉपिक में, तो आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तो उसमें आपको इसका अंतर जो है वो और ज्यादा डिटेल में समझाया जाएगा। प्रशिक्षण और शिक्षा में अंतर। प्रशिक्षण द्वारा किसी विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि की जाती है, जबकि शिक्षा द्वारा कर्मचारियों के सामान्य ज्ञान व समझ में वृद्धि की जाती है। अगर हम उदाहरण से इस चीज को समझने का प्रयास करें कि जब एक कर्मचारी को कुछ पुर्जों को जोड़कर एक नई मशीन बनाना सिखाया जाता है तो यह प्रशिक्षण कहलाता है, जबकि कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग का कोर्स करता है तो उसे हम शिक्षा की श्रेणी में रखते हैं। अगली विशेषता सभी कर्मचारियों के लिए आवश्यक। पर्यवेक्षक स्टाफ हो गया जिसका काम बजट बनाना है, दैनिक उत्पादन की सूची तैयार करने वाला अगर कोई कार्य हो, क्रय करने का कार्य हो, रिकॉर्ड रखने का आदि कार्य, मतलब कोई भी प्रकार का कार्य, किसी भी प्रकार का कार्य जो हमारी कंपनी में होता है, उन सभी में ही प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। फिर चाहे वो मध्य स्तरीय प्रबंधक हो, फिर उच्च स्तरीय प्रबंधक हो या फिर निम्न स्तरीय प्रबंधक हो, सभी में जो है वो हमें जो प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारी कुछ विशेषताएं थी। लास्ट और भी ले लेते, सभी प्रबंधकीय सत्रों पे होती है, जैसे मैंने अभी बताया कि सभी चाहे निम्न स्तर का हो, चाहे मध्य स्तर का हो, चाहे उच्च स्तर का हो, सभी सत्रों पर जो है वो प्रबंधकीय सत्रों पर जो है वो प्रशिक्षण की आवश्यकता हमें होती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। चलिए, प्रशिक्षण की आवश्यकता। अभी इसी ऑनलाइन क्लास के अंदर हमने प्रशिक्षण की अनिवार्यता पे थोड़ी सी चर्चा की थी कि अगर कोई यूं सोच ले कि मैं प्रशिक्षण पर होने वाले खर्चे को बचा लूं, तो उसका हमने जो है वो नुकसान उदाहरण के द्वारा जो है वो समझने का प्रयास किया था कि एक कर्मचारी गलती करेगा, फिर उसका गलती को ढूंढने का प्रयास करेगा, फिर उस गलती को दूर करने का प्रयास करेगा। इससे वो अपने समय को और पैसे को और जो कच्चा माल है उसको जो है वो बार बार खराब करेगा, तो वो कॉस्ट जो है वो बहुत
महंगी पड़ जाएगी। लेकिन आज जबकि व्यवसायिक जगत में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं तो प्रशिक्षण की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन विभिन्न कार्य करने के लिए नई नई तकनीकों का विकास हो रहा है, जिसकी वजह से बार बार प्रशिक्षण देने की आवश्यकता जो है वो कर्मचारियों को रहती है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में इस टॉपिक को हम समझते हैं। संस्था को क्या लाभ हो सकता है प्रशिक्षण की आवश्यकता अगर हम महसूस करें तो सबसे पहले माल और मशीन का सही प्रयोग। संस्था में कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी चाहे वह किसी भी स्तर का क्यों न हो, माल एवं मशीन का प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए निम्न स्तर पर उत्पादन के लिए मशीनों एवं माल का प्रयोग होता है। मध्य स्तर और उच्च स्तर पर कार्यालयों में जो है वो क्या यूज होगा, ऑफिसेज में क्या यूज होता है, कंप्यूटर हो गया, टाइपराइटर्स हो गए, आजकल नहीं होते कंप्यूटर्स पे सब कुछ डिपेंडेंट, जो लेखन सामग्री इत्यादि का जो है वो प्रयोग होता है। तो इन सभी में ही प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। फिर उसके बाद में उत्पादन में सुधार, उत्पादन की किस्म और मात्रा में सुधार हो जाता है प्रशिक्षण से, जिसके रिजल्ट क्या निकलता है उसका, उत्पादन लागत में कमी आती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हमें प्रॉफिट अपना बढ़ाना है तो हम अपनी वस्तु की कीमत ज़्यादा किए बगैर अगर हम उसकी कॉस्ट पे कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट को बनाने की जो कॉस्ट होती है, जो लागत होती है उस वस्तु को बनाने की, अगर उसको हम कम कर पाए तो हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यहाँ यह समझ लेना जरूरी है कि उत्पादन का अभिप्राय केवल मशीनों द्वारा तैयार किए गए माल से नहीं है, बल्कि सभी प्रबंधकीय स्तरों पर किए जाने वाले सभी कार्यों से है। तो स्पष्ट हो जाता है कि प्रशिक्षण से सभी स्तरों के कर्मचारियों के ज्ञान और निपुणता में वृद्धि होती है और वे अच्छे से अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं। हमने पिछले पॉइंट में भी यही पढ़ा था कि तीनों स्तरों पर आवश्यकता पड़ती है। फिर पर्यवेक्षण में कम जरूरत पड़ती है। प्रशिक्षित कर्मचारी अपने अपने कार्य में निपुण हो जाते हैं, मतलब कार्य अपना बहुत कुशलता से करने लग जाते हैं, जिसके कारण पर्यवेक्षकों यानी कि सुपरवाइजर जो उनके काम की देखरेख करता है उसको अधिक समय नहीं लगता और इस बचे हुए समय का वो सदुपयोग करके रचनात्मक कार्यों में कर सकता है। फिर श्रम परिवर्तन दर और अनुपस्थिति में कमी। कर्मचारी संस्था के वातावरण और कार्य से अधिक संतुष्ट हो जाते हैं जब वो प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनको काम करने के तरीके आ जाते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी संस्था को छोड़कर जाने और अनुपस्थित रहने की जो एक कर्मचारी के अंदर जो हैबिट होती है वो खत्म हो जाती है। फिर ग्रहणशीलता में वृद्धि। लगातार प्रशिक्षण से कर्मचारियों का मानसिक विकास होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, वे नई तकनीकों को अतिशीघ्र स्वयं ही ग्रहण करने लगते हैं। इसके अलावा वे नई चीजों को सीखने के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। तो संस्था को तो ये 5 लाभ हो रहे हैं। अब जरा देख लें कर्मचारियों को क्या लाभ होता है प्रशिक्षण से। पहला पॉइंट, कार्य क्षमता और कुशलता में वृद्धि। प्रशिक्षण में किसी विशेष कार्य को विधि पूर्वक करने की कला सिखाई जाती है। इससे कर्मचारियों की एक तो कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, दूसरा वो अपने कार्य कुशलता में भी वृद्धि कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट, बाजार मूल्य में वृद्धि। प्रशिक्षित कर्मचारियों का बाजार मूल्य अधिक होता है। बाजार मूल्य अधिक होने से अभिप्राय उन्हें दूसरी संस्था अधिक पारिश्रमिक पर नियुक्त करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। फिर रिजल्ट क्या होता है कि यदि किसी कर्मचारी को एक संस्था में जो है वो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, वो अच्छे से महसूस नहीं कर पा रहा है, अथवा उसको लग रहा है कि उसे कम पारिश्रमिक मिल रहा है, तो वह दूसरी संस्था में आसानी से जा सकता है। तो ये कर्मचारी को ये लाभ होगा। फिर इसके अलावा दुर्घटनाओं में कमी आ जाती है। दुर्घटनाओं में कमी आने से क्या होगा, सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा, संस्था को होगा। वहीं दूसरे तो कर्मचारियों को भी जो है उनके जीवन की जो है वो सुरक्षा बनी रहती है। मशीनों को चलाने की कला सीखकर वो दुर्घटनाओं से बचे रहते हैं और यह कला प्रशिक्षण में ही सिखाई जाती है। और सबसे बड़ा पॉइंट, कार्य संतुष्टि। एक कर्मचारी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो कार्य संतुष्टि होती है, जॉब सेटिस्फैक्शन। अर्थात वह जो कार्य कर रहा है उसे पूरा करने के प्रति वो संतुष्ट रहता है। किसी कार्य से पूरी तरह से संतुष्टि तभी मिल पाती है जब एक कर्मचारी उस कार्य को करने में निपुण हो, वो उसमें आनंद महसूस करता है। तथा कार्य में निपुणता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। अतः प्रशिक्षण द्वारा कर्मचारियों को अपने कार्य में संतुष्टि प्राप्त होती है और उनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होता है, एक आत्मविश्वास जो है वो उनके अंदर डेवलप होता है। तो ये कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता हमने 2 तरीके से सीखी।
अगले टॉपिक पे चलते हैं। प्रशिक्षण की विधियां हमारी जो है वो कौन कौन सी हो सकती हैं। कार्य पर प्रशिक्षण विधियों में प्रशिक्षार्थियों को एक मशीन अथवा कार्यशाला अथवा प्रयोगशाला में किसी विशेष कार्य को करने के लिए कहा जा सकता है। उनके साथ में एक अनुभवी कर्मचारी या कोई विशेषज्ञ पर्यवेक्षक के द्वारा औजारों के प्रयोग या एक मशीन को चलाना, किस प्रकार से वो चलानी है, ये सभी काम जो है वो सिखाते हैं। एक नॉर्मल चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हम आज पढ़ेंगे कि हम किस किस प्रकार से जो है वो विधियां से सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं, कार्य पर प्रशिक्षण विधियां और कार्य से परे प्रशिक्षण विधियां। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम कार्य पर प्रशिक्षण, मतलब जॉब करते करते या उसी कार्यस्थल पर कार्य करते करते जो है वो किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जा सकती है। सबसे पहला पॉइंट, नव सीखुआ कार्यक्रम, अप्रेंटिस, आपने सुना होगा ये शब्द। इस विधि का प्रयोग वहां किया जाता है जहां किसी विशेष कार्य में पूर्ण दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता हो। कंप्लीट, जहां पर जो है वो किसी भी कार्य को करने की दक्षता उनको लेनी है, वहां पर हम नव सीखुआ कार्यक्रम जो है वो चलाते हैं। इसमें प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्ति को एक निश्चित समय तक किसी विशेषज्ञ के साथ काम करना पड़ता है। जैसे उदाहरण अगर हम ले तो बिजली का काम हो गया, तो वो क्या करता है कि किसी व्यक्ति के साथ जिसको बिजली का काम बहुत अच्छे से आता है, वो उसके साथ जो है वो काफ़ी महीने रहकर प्रैक्टिस करता है। प्लम्बर का काम हो गया, लोहार का काम हो गया आदि, इसी प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञ द्वारा कार्य के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों पहलुओं की पूर्ण जानकारी दी जाती है। तो एक हमारे पास ये होगा। फिर दूसरा हमारा आ जाता है शिक्षण, यानी कि कोचिंग। इस विधि में नए नियुक्त किए गए व्यक्तियों को पहले से काम कर रहे किसी अनुभवी प्रबंधक, जिसको कि कोच कहा जा सकता है, उसका सहयोगी बना दिया जाता है। कुछ समय तक वह वरिष्ठ प्रबंधक की कार्यप्रणाली को देखता है, उसको समझने का प्रयास करता है। इसके साथ वरिष्ठ प्रबंधक उसे सरल कार्य अथवा समस्याएं सौंपता है और उसका मार्गदर्शन करता रहता है। तो इस प्रकार की विधि को हम शिक्षण यानी कि कोचिंग विधि कहते हैं, जिसमें सीनियर के साथ में जूनियर को छोड़ दिया जाता है। फिर हमारी आ जाती है संयुक्त प्रशिक्षण, इंटर्नशिप ट्रेनिंग इसको कहा जाता है। संयुक्त प्रशिक्षण प्रणाली द्वारा तकनीकी संस्थाएं या व्यावसायिक संस्थाएं मिलकर अपने सदस्यों को ट्रेनिंग प्रदान करती हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान में संतुलन स्थापित करना होता है। मतलब जो चीज़ें थियोरटिकल हैं और जो चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, उनमें हम बैलेंस बना के जो है वो सीखते हैं। इस प्रशिक्षण प्रणाली के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाएं अपने विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान तो स्वयं प्रदान करती हैं, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान के लिए उनको व्यावसायिक संस्थाओं में भेजा जाता है। मतलब थियोरटिकल क्लास वो अपने पास लगाती हैं और फिर इंटर्नशिप जो है वो बाहर कहीं किसी फैक्ट्री, किसी कंपनी में जो है वो अपने यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भेजती है। तो थियोरटिकल प्लस में प्रैक्टिकल नॉलेज उनको प्राप्त हो जाती है। तो इसको हम संयुक्त प्रशिक्षण के नाम से जानते हैं। फिर पद बदली, जॉब रोटेशन। इस विधि का उद्देश्य क्या होता है? एक अधिकारी को संस्था के सभी विभागों की जानकारी प्रदान करना। अधिकारी को पहले एक विभाग दे देंगे, जैसे कि उत्पादन विभाग दे दिया, फिर उसके बाद थोड़े समय बाद उसको जो है वो क्रय विभाग दे दिया, फिर थोड़े समय उसके बाद जो है वो उसको वाणिज्य विभाग दे दिया। तो ऐसे ही जो है वो पद बदली कर करके जो है वो हम उसको प्रत्येक कार्य का प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो हमारे पास कार्य पर प्रशिक्षण की ये 4 विधियां हैं। अब जान लेते हैं कार्य से परे यानी कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग किस प्रकार की होती है। सबसे पहला आ जाता है कक्षा व्याख्यान, क्लासरूम लेक्चर। इस प्रशिक्षण प्रणाली में प्रबंधकों के सैद्धांतिक ज्ञान की वृद्धि की जाती है, अर्थात उन्हें विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए नई नई जानकारियां दी जाती हैं। जैसे कि आप कक्षा में सीखते थे, अभी तो नहीं लग पा रही हैं, लेकिन अब हम उसी का ही ऑनलाइन जो है वो वर्जन कर रहे हैं, जिसको ई लर्निंग के नाम से जाना जाता है। तो ये क्लासरूम के अंदर जो है उनको सिखाई जाती हैं चीज़ें। फिर चलचित्र, फिल्म्स इत्यादि। चलचित्र एक बहुत ही जो है ना प्रचलित प्रविधि है, जहाँ कौशल का प्रदर्शन करना जरूरी हो। इसका सम्मेलन, चर्चाओं यानी कि कॉन्फ्रेंसेज इत्यादि में बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है कि इन छोटी छोटी फिल्में दिखाकर भी प्रशिक्षण जो है वो दिया जा सकता है। फिर कंप्यूटर मॉडलिंग, यह कंप्यूटर पर आधारित प्रशिक्षण होता है, जिसमें ट्रेनी जो होता है अपने कौशल में वृद्धि के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करता है। इस विधि में प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर प्रशिक्षण अधिक जोखिम और महंगा हो, जैसे कि एक टाइम बम
को प्रभावहीन बनाने की ट्रेनिंग देना। हम उसको प्रैक्टिकली तो नहीं कर सकते, उसमें तो फिर जानकर इसको जाता है, लेकिन कंप्यूटर के द्वारा छोटे छोटे प्रोग्राम बनाकर हम इस तरह की जो है वो ट्रेनिंग देते हैं। फिर हमारा आ जाता है प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण। इस पद्धति के अंतर्गत नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से अलग से एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कर ली जाती है। एक अनुभवी एवं प्रशिक्षित प्रशिक्षक को इस केंद्र का अधीक्षक नियुक्त कर दिया जाता है। इस केंद्र में औजारों और मशीनों को इस ढंग से लगाया जाता है ताकि कारखाने जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सके। एक तरह से डम्मी जो है वो वर्कशॉप तैयार की जाती है और वहां पर जो है वो ट्रेनीज को प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर आ जाता है नियोजित अनुदेश, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। इस पद्धति के जन्मदाता जो है वो पॉल एम पिगर्स रहे, जिन्होंने समस्या अध्ययन विधि से असंतुष्ट होकर इस पर विचार किया। समस्या अध्ययन में सबसे बड़ी समस्या सभी पहलुओं पर एक साथ विचार किया जाता है, जबकि नियोजित अनुदेशन में किसी संक्षिप्त घटना के ऊपर जो है वो विचार किया जाता है। नियोजित अनुदेशन में एक संक्षिप्त घटना को कक्षा में विचार के लिए रखा जाता है। प्रशिक्षक एवं विद्यार्थी आपस में उसके ऊपर तर्क वितर्क करते हैं और समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। इस विधि का मुख्य लाभ, इसमें विद्यार्थी प्रशिक्षक से पूछकर महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठी कर लेते। तो हमारे पास में ये कुछ प्रशिक्षण देने की विधियां हैं, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, फैक्ट्री टू फैक्ट्री को किस प्रकार से जो है वो कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रयास करती है। अब बात कर लेते हैं कर्मचारी विकास की। क्या होता है कर्मचारी विकास? प्रबंधकों को संपूर्ण प्रभावशाली बनाना और भविष्य में अधिक जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार करना कर्मचारी विकास कहलाता है। या फिर कहें तो मानव संसाधन विकास, जो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। इसका उद्देश्य क्या होता है? एक संस्था में ऐसे प्रबंधक तैयार करना जो वर्तमान में बढ़िया काम तो करें ही, लेकिन साथ साथ भविष्य में ऊंचे पद पर जाकर अधिक उत्तरदायित्व वहन करने योग्य भी बन सके। तो ये कर्मचारी विकास का एक छोटा सा अर्थ है। तो कारण परिणाम सहजता से जो है वो कर्मचारी जो है वो ले सकें, इस प्रकार की चीजें आसानी से चीजों को समझ सकें, ये कुछ कर्मचारी विकास के जो है वो हो सकते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं जानने का हम प्रयास कर लेते हैं ताकि और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। मेन काम तो कर्मचारी विकास का क्या है कि उनको भविष्य में और ज्यादा उत्तरदायित्व लेने योग्य बनाने से। किनको? प्रबंधकों को। तो विशेषताएं पढ़ लेते हैं, विशेषताएं और आवश्यकताएं दोनों पढ़ते हैं हम। सबसे पहले विशेषता प्रबंधकों से संबंधित है। अर्थ में भी यही आया था कि इसका अर्थ क्या था? प्रबंधकों को भविष्य में और ज्यादा उत्तरदायित्व लेने योग्य बनाना जो है वो कर्मचारियों का विकास कहलाता है। यही तो हमने जाना था पिछली स्लाइड में, है ना। पर करंट जो है वो करंट जो अभी वो काम कर रहे हैं उसमें तो उनको एफिशिएंट बनाना ही है, साथ ही साथ भविष्य में भी और ज्यादा अच्छा कार्य करने के योग्य उनको बनाना है। फिर भविष्य में अधिक ध्यान दे रहे हैं, है ना। डेफिनेशन में भी यही था कि भविष्य के लिए और अधिक उत्तरदायित्व बनाने योग्य बनाना है, तो भविष्य पर ध्यान केंद्रित है। फिर तीसरा, संपूर्ण व्यक्तित्व विकास पर जोर देते हैं। संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का मतलब हो गया उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हम करते हैं, किसी भी पहलू को नहीं छोड़ा जाता, भविष्य को हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि भविष्य में इस प्रबंधक से हम किसी भी विभाग का कार्य ले सकते हैं। तो संपूर्ण व्यक्तित्व के ऊपर विकास की बात करते हैं। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है प्रशिक्षण के स्थान पर शिक्षण दिया जाता है इनको, ठीक है। प्रशिक्षण तो एक तरह से इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा चलता है। इसमें शिक्षण दिया जाता है क्योंकि इनको वर्कर से काम करवाना होता है। फिर इसके अलावा इसकी विशेषता हो सकती है छुपी प्रतिभा को विकसित करके उपयोग में लाना। हो सकता है कि कोई ऐसा हमारे पास में जो है प्रबंधक हो जिसके पास में दूसरा विभाग हो, जब हम उनके विभागों की बदली करते हैं तो हम एक विभाग से दूसरे विभाग में उनको भेजते हैं, वो एक कर्मचारी विकास के अंतर्गत आता है। तो वहां पर हो सकता है किसी एक विभाग में वो बहुत अच्छा कार्य कर पाए, और अगर हम इस पहलू को नहीं अपनाते हैं, हम कर्मचारी विकास के ऊपर नहीं चलते हैं, प्रशिक्षण के ऊपर नहीं चलते हैं, तो हो सकता है कि हम उससे वो काम कभी इन भविष्य में दे ही ना पाए। तो एक सबसे बड़ी विशेषता इनकी कर्मचारी विकास की है। फिर लास्ट में आ जाता है तार्किक योग्यता जो है वो इसके अंदर डेवलप होती है। तो कर्मचारी विकास में जैसे कि डेफिनेशन में भी था कि और अधिक उत्तरदायित्व देने के लिए तैयार करते हैं, तो
इसका कर्मचारी विकास का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि तार्किक योग्यता इसके अंदर डेवलप की जाती है, मतलब तर्क देना वो इसके अंदर सीखते हैं। अब कर्मचारी विकास की आवश्यकता की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आ जाता है हमारा आवश्यकता के अंतर्गत अधिक उत्तरदायित्व। प्रबंधकों को अधिक उत्तरदायित्व वहन करने योग्य जो है वो बनाता है कर्मचारी विकास। फिर दूसरा पॉइंट हमारा प्रबंधकों की पदोन्नति का रास्ता तैयार करता है, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर हमने बात की थी कि भविष्य के लिए जो है वो उत्तरदायित्व सहन करने योग्य बनाता है, तो उनकी भविष्य में पदोन्नति होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद में प्रबंधकों में कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करने की योग्यता भी पैदा हो जाती है। फिर उसके बाद में प्रबंधकों में प्रभावी निर्णय लेने की शक्ति भी पैदा होती है। तो एक तरह से ना इन सभी पॉइंट्स को अगर हम देखें तो भविष्य की तरफ इशारा कर रहे हैं सभी के सभी पॉइंट। और कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है और प्रबंधकों का बाजार मूल्य भी बढ़ जाता है। जब वो प्रशिक्षित होते हैं अच्छे प्रकार से, इनके विकास की हम बात करते हैं अच्छे प्रकार से, तो फ्यूचर में इनको किसी दूसरी कंपनी से या मार्केट की इनकी वैल्यू जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से भविष्य के लिए एक तरह से तैयार प्रबंधक के रूप में जो है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। चलिए आज का हमारा लास्ट पॉइंट, प्रशिक्षण और विकास में अंतर। तो हम बेसिस पे चलते हैं, फिर उसके बाद में मैं इसी बेस को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण और विकास के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले अर्थ, प्रशिक्षण में ज्ञान और कुशलता वृद्धि की बातें की जाती हैं, उसकी प्रक्रिया की बात करते हैं हम, जबकि विकास में हम सीखने की प्रक्रिया की बात करते हैं। ठीक है, प्रशिक्षण में हम ज्ञान और कौशल वृद्धि की बात करते हैं हम, जबकि विकास के अंदर हम सीखने की प्रक्रिया की हम बात करते हैं। फिर उद्देश्य, प्रशिक्षण का उद्देश्य कार्य संबंधी विशेष कुशलता में वृद्धि करना होता है। हमने डेफिनेशंस में हमने पढ़ा था शुरू में विशेष कार्य, जबकि विकास का उद्देश्य एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में वृद्धि करना होता है। फिर तीसरा कैरियर, प्रशिक्षण जॉब प्रधान प्रक्रिया है, जबकि जो विकास जो है वो कैरियर प्रधान जो है वो प्रक्रिया है। यानी कि प्रशिक्षण से हमें जॉब जल्दी मिल जाती है, जबकि विकास से हमारा कैरियर इन फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट हो जाता है। फिर हम क्षेत्र की बात कर लेते हैं। प्रशिक्षण का क्षेत्र जो है वो संकुचित होता है, छोटा होता है, और यह विकास का ही एक अंग होता है। प्रशिक्षण के अंतर्गत सीखने का क्षेत्र विकास से कम है, जबकि अगर हम विकास की हम बात करें तो विकास का क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत होता है और प्रशिक्षण इसका ही एक भाग होता है। इसके अंतर्गत हम सीखने का क्षेत्र ज्यादा रखते हैं। और अंतिम पॉइंट, प्रकृति, नेचर, प्रशिक्षण का संबंध कार्य से होता है, जबकि विकास का संबंध व्यक्ति से होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रशिक्षण